नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आज आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला, इसका वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग करेंगे। वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला। वर्णों की माला, वर्णों के दो तत्व होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो तत्व होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों से मिल करके ये हमारी वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला से पहले कुछ जो प्रमुख शब्द आते हैं वो है ध्वनि, वर्ण और अक्षर। ये तीन शब्द आते हैं, ध्वनि, वर्ण, अक्षर। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है ये ध्वनि। लेकिन ध्वनि जरूरी नहीं है कि वो देखी जा सके, ध्वनि सिर्फ सुनी जा सकती है। वर्ण, दृश्य, दृश्यता वर्ण का धर्म है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। जब हम वर्ण लिखते हैं तो किसी न किसी रंग से लिखते हैं, इसलिए इसका नाम वर्ण है। तो वर्ण का जो वर्ण को लिखा जा सकता है और दृश्यता इसका मूल धर्म है। और ध्वनि का श्रव्य इसका गुणधर्म है ध्वनि का। और अक्षर, अक्षर का मतलब है कि वर्णों के बाद अक्षर का नंबर आता है। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के अक्षर हो सकते हैं। जैसे हमने वर्ण कहा तो वर्ण हो गया अ, ई, उ, क, च, ये सब वर्ण हो गए। और अक्षर हुआ कि हमने लिखा राम, तो राम में जो वर्ण हुआ वो हुआ र प्लस अ प्लस म प्लस आ, ये मिलकर के राम बन गए। और अक्षर राम, ये अक्षर हो गए। तो ये अक्षर हो गए और ये वर्ण हो गए, ये दोनों में अंतर है। तो वर्णमाला की बात करते हैं हम। वर्णमाला के दो तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कहते हैं, स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं। सहायता से बोले जाएं वह स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तो ये व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों को किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हो गए। और व्यंजन क, ख, ग, घ, इनमें अगर आप बोलते हैं क, तो क का मतलब है इसमें क आधा और प्लस आ दोनों का योग है, तब ये क बना है। ये हो गया व्यंजन। अब हम सीधे सीधे स्वर और व्यंजन की बात करते हैं। ये वह चीज है जिसके अध्ययन के बिना व्याकरण पूरा नहीं होता। व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है। तो हम स्वरों की बात करते हैं। स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, इनकी संख्या हो गई 11। और इन्हीं के बाद नंबर आता है अयोगवाह का। अयोगवाह, अयोगवाह इनकी संख्या हो गई अंग और अह 2। मतलब ये एक अनुस्वार और ये विसर्ग, इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें आ का सहारा लेना पड़ता है। ये अंग और अह हो गए 2 अयोगवाह, इनकी संख्या हो गई 2। ये पंडित किशोरीदास वाजपेयी, पंडित किशोरीदास वाजपेयी जो व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने ये माना है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह को माना है कि ये इनका योग नहीं होता इनके साथ, इसलिए ये अयोग होते हैं। तो स्वरों की संख्या 11 और 2 अयोगवाह, कुल मिलाकर 13 बैठते हैं। अब हम स्वरों के एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं कि अगली हेडिंग होगी स्वरों के विभाजन के आधार। स्वरों के विभाजन के आधार, प्रमुख स्वरों के विभाजन के
तीन प्रमुख आधार हैं। नंबर एक, मात्रा का आधार। मात्रा के आधार पर तीन हैं। नंबर एक, ह्रस्व। नंबर दो, दीर्घ। और नंबर तीन, प्लुत। तीन तरह के स्वर पाए जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वरों में अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वरों में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, आए, ओ और औ। और प्लुत में सिर्फ ओम, ओम या हरे, जैसे अवग्रह खींच दो, हरे, इस तरह लंबी आवाज कर दो, वो हो गए प्लुत। तो मात्रा के आधार पर तीन तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरा विभाजन है जीभ की स्थिति का आधार। जीभ की स्थिति का आधार। जीभ की स्थिति के आधार पर तीन स्वर हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, नंबर दो मध्य और नंबर तीन पश्च। मतलब जीभ के अग्रभाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, जीभ के मध्य भाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, और जीभ के पश्च भाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो ई, ए और ऐ, ये चारों हो गए अग्र स्वर। और मध्य स्वर में छोटा आ गया अकेले। और पश्च स्वर में ये हो गए बड़ा अ, छोटा उ, बड़ा उ और औ, ओ और औ। और साथ ही जो आगत ध्वनि है औ, ये भी आ गई। तो ये इतने स्वर हो गए। और तीसरा है उच्चारण स्थान का आधार। उच्चारण स्थान का आधार। स्वरों के विभाजन का तीसरा आधार है उच्चारण स्थान का आधार, जिसमें संवृत स्वर, नंबर दो अर्ध संवृत, नंबर तीन विवृत और नंबर चार अर्ध विवृत। ये चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना और जानना जरूरी है। तो संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? संवृत का मतलब है जब जीभ तालु के पास आ जाए, मुंह बंद हो जाए, माउथ क्लोज, उसे संवृत बोलते हैं। तो संवृत स्वर होते हैं ई, उ, ऊ। ई और उ, ये संवृत स्वर कहलाते हैं। इसी तरह से अर्ध संवृत होते हैं ए और ओ, ए और ओ। और विवृत होते हैं जब मुंह खुल जाए, ये होता है बड़ा आ बोल दीजिए, मुंह पूरा खुल गया। और ए, आ, ओ, आ, ए, छोटा आ, आओ, और जो आगत ध्वनि है अंग्रेजी की औ, ये होते हैं अर्ध विवृत। तो हमने देखा कि स्वरों के विभाजन के तीन प्रमुख आधार हैं। नंबर एक, मात्रा का आधार, जिसके आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीन तरह के स्वर होते हैं। दूसरा है जीभ की स्थिति का आधार, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और तीसरा है उच्चारण स्थान का आधार, संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ये स्वरों के विभाजन के प्रमुख आधार हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं इस पर, इसलिए इन पर ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम व्यंजनों की चर्चा करते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो बिना किसी, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन। और एक सूत्र संस्कृत में मिलता है, कु, चू, टू, तू और पू। जैसे हिंदी में आप काचा टाता पा बोलते हैं, संस्कृत में कहते हैं कु, चू, टू, तू, पू। कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से तवर्ग, तू से तवर्ग, पू से पवर्ग। तो हम एक एक ले लेते हैं। सबसे पहले कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, इसको अंग बोलते हैं। कवर्ग के बाद चवर्ग,
च छ ज झ और या। फिर ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा। फिर त वर्ग त थ द ध और न। और फिर प वर्ग प फ ब भ और म। ये हो गए हमारे पांचों वर्ग। इन्हें कहते हैं पंचम वर्ग और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और पंचम वर्ग नहीं, इस सिर्फ स्पर्श व्यंजन कहते हैं, सॉरी, स्पर्श व्यंजन इन्हें बोलते हैं। और इनकी संख्या बराबर होती है 25 स्पर्श व्यंजन। और इसमें पांचों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग आ गए। अब अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये आ गया य र ल व। और संस्कृत में इसका उल्टा होता है, इसमें य व र ला होता है, हिंदी में या रा लावा होता है। अंतस्थ व्यंजन इन्हें बोलने में जीभ मुख के अंदर कई अंगों को स्पर्श करती है, अंदर अंदर स्पर्श करती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन, जिसे बोलने से ऊष्मा बहुत बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं श श स ह। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र और ज्ञ। और ये आधक का प्लस पूरा श से मिलकर बनता है। त्र आधक ता में हल चिन्ह और रा से मिलकर बनता है। और ये ज प्लस या से मिलकर बनता है। ये क्ष त्र ज्ञ, ये का आधा का प्लस शा से मिलकर क्षा बना, त आधा त और रा से मिलकर त्रा बना, और ज और या से मिलकर ज्या बना, इसलिए इसका उच्चारण ज्ञान होता है। जैसे हमने हिंदी में बोलते हैं ज्ञान, लेकिन संस्कृत में जो शुद्ध उच्चारण करने वाले लोग हैं वो कहते हैं ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ। यज्ञ नहीं कहते, वो यज्ञ कहते हैं। तो ये वो ज्ञान है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। और इसमें एक होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जिनके दो गुण होते हैं वो अक्षर हैं ड़ और ढा के नीचे बिंदी लगा दो, ढा, ड़ा और ढा। इस तरह हमारी वर्णमाला 52 वर्णों से मिलकर बनी है। हमारी पूरी वर्णमाला 52 वर्णों से मिलकर बनी है। और 52 वर्णों में व्यंजन हैं 33, स्वर हैं 11 और अयोगवा हैं 2। अब आप कहेंगे कि 33 व्यंजन क्यों हैं? क्योंकि 25 तो यही हो गए, 25 4 29 और 4 33 ये, क्योंकि ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं ये इनमें से मिक्स होकर बने हैं, इसलिए बार बार इनका परिगणन नहीं किया जाएगा। इसलिए व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अब आइए देखते हैं हम वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या 52। अब हम ये देख लेते हैं कुछ और वर्णमाला के प्रमुख भेद जो कि कंपटीशन की दृष्टि से उपयोगी हैं और आपकी पढ़ाई के हिसाब से जो पूछे जाते हैं। वो ये है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन जिनके बोलने में वायु कम मात्रा में निकले, प्राण थोड़ी मात्रा में निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये होते हैं वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग के मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो पांचों वर्ग है इनके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण ये होते हैं अल्प प्राण। मान लीजिए क वर्ग है तो क वर्ग के 5 अक्षर हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो प्रथम का मतलब क, तृतीय का मतलब ग
और पंचम का मतलब अंग, क ख ग घ अंग बोला जाता है। तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण ये अल्प प्राण हैं। दूसरे महाप्राण, महाप्राण व्यंजन, ये वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ये महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग के। हमने पहला वर्ण ले लिया क वर्ग, तो द्वितीय मतलब क के बाद ख और ग के बाद घ, ख और घा मतलब महाप्राण, जिसे बोलने में मुख से वायु ज्यादा निकालनी पड़े, महाप्राण, ह्यूमन टाइप के जो वर्ण है, धाकड़ जो वर्ण है, उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। फिर आ जाइए घोष, घोष वर्ण। घोष वर्ण की ये परिभाषा है कि जहां वायु अबाध रूप से निकल जाए, वायु अबाध रूप से निकले, कोई वायु को कोई बाधा ना हो, वायु अबाध रूप से निकले, ये हैं वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और सभी स्वर, ये सब घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं, वर्गों के प्रथम तृतीय व्यंजन घोष होते हैं। और य र ल व ह, य र ल व ह, ये सब घोष वर्ण होते हैं। फिर अघोष, अघोष वर्ण होते हैं। अब अघोष वर्ण में जहां वायु अवरुद्ध गति से बाहर निकले, वायु अवरुद्ध होकर बाहर निकले, जब हम बोलते हैं तो मुख से वायु रुक रुक कर बाहर निकलती है, वो होते हैं। तो ये वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ ये प्रमुख होते हैं। और श श श श श स, कुल मिला के ये 13 वर्ण ऐसे होते हैं जो अघोष होते हैं, 13 वर्ण। फिर अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, नाक से जिनकी आवाज निकले, नाक से आवाज निकले, वो अंतिम पंचमाक्षर होते हैं। जैसे कवर्ग का अंग, या, रा, न और म, ये अनुनासिक होते हैं। वर्गों के आखिरी हैं, इन्हें पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ये अनुनासिक होते हैं। फिर उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये उत्क्षिप्त वर्ण, जहां जीभ की नोक छूकर गिर पड़े, वो उत्क्षिप्त होते हैं। जैसे ड़ा और अढ़ा, इन्हें जीभ छूकर गिर पड़ती है, ड़ा और हा, ये दोनों होते हैं उत्क्षिप्त। एक और है लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित वर्ण। ये लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है र, र बोलने में कंपन हो जाता है। रा बोलिए तो जीभ आपकी थर्रा उठती है, कांप उठती है, तो र। और कुछ भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि बेलन जैसी लपेट जाती है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित कहते हैं, रा। और एक और होता है पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, ये होता है ला। ये सब परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, पार्श्विक भी देख लेना। एक होता है काकल्य, ये अकेले हा होता है। तो इस तरह हमने वर्णमाला की पूरी मीमांसा कर ली है। एक डिटेल, एक संक्षेप में हमने पढ़ लिया है। वही चीजें पढ़ी हैं जो आपके कंपटीशन में काम आएंगी, इसलिए इसको गौर से देख लीजिएगा। शेष फिर